मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीज़ों से नफरत थी और उनकी सुंदर पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों से चिढ़। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल पर हजार जब्र करके पति की लाई हुई विदेशी चीज़ों का व्यवहार करती थी। हालांकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपनी परवस्था पर रोता था। वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ियाँ पहने गर्व से सिर उठाते चलते देखती, तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकलती। उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है। अपने स्वदेश वासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती मैं। शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह पर वह कभी मनोरंजन या सैर के लिए जाती, तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी। वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठती। थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती थी कि मैं यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई हूँ। होली का दिन था, 8 बजे का समय। स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों ही होलियां लगाने की तैयारी होने लगी। गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी यह समारोह देखती रही और दिल मसोस कर रह जाती थी। एक वह है जो ये खुश खुश आज़ादी के नशे मत वाले गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं, और एक मैं हूँ कि पिंजरे में बंद पंछी की तरह फड़फड़ा रही हूँ। इन तिलियों को कैसे तोड़ दूँ? उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सभी चीज़ें विदेशी थीं। स्वदेशी का एक सूत भी न था। यही चीज़ें वहाँ जलाई जा रही थीं और वही चीज़ें यहाँ उसके हृदय में सिंचित ग्लानि का भांति संदूकों में रखी हुई थी। उसके जी में एक लहर उठ रही थी कि इन चीज़ों को उठाकर उसी होली में डाल दे। उसकी सारी ग्लानि और दुर्बलता जलकर भस्म हो जाए। मगर पति को अप्रसन्नता के भय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सहसा मिस्टर सेठ के आकर अंदर कहा, जरा इन सिरफिरों को देखो, कपड़े जला रहे हैं। यह पागलपन, उन्माद और विद्रोह नहीं तो और क्या है? किसी ने सच ही कहा है, हिंदुस्तानियों को ना अक्ल आई है और ना आएगी। गोदावरी ने कहा, तुम भी तो हिंदुस्तानी हो। सेठ ने गर्म होकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि मैं ऐसे अभागे देश में क्यों पैदा हुआ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे। कम से कम मैंने आचार व्यवहार, वेशभूषा, रीति रिवाज, कर्म वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे हमें कोई हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाए। तुम्हें अपने भाइयों पर जरा ख्याल नहीं आता? भारत की सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति ने शासन किया हो? छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने भाइयों के साथ अन्याय करे? सेठ ने भवें चढ़ाकर कहा, मैं इन्हें अपने भाई नहीं समझता। गोदावरी, आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वह इन्हीं की जेब से तो आता है। सेठ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसके जेब से आता है। मुझे जिसके हाथ से मिलता है वह मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। क्या अध्यात्म का यही आशय है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए? जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो यह मुमकिन है कि यह इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेजों के अधीन हो? क्यों इन दीवानों को इतनी अकल नहीं आती कि जब परमात्मा की इच्छा न होगी कोई अंग्रेजों का बाल भी बांका न कर सकेगा? गोदावरी, तो फिर क्यों नौकरी करते हो?
परमात्मा की इच्छा होगी तो आप ही आप भोजन मिल जाएगी। बीमार होते हो तो क्यों दौड़कर वैद्य के घर जाते हो? परमात्मा उन्हें क्यों मदद करता है जो अपनी मदद खुद से करता है। सेठ: बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर के चीज़ों को जला देना ऐसा काम है जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता। गोदावरी: तो यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए। सेठ: नहीं, रोना चाहिए। इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं। सहसा होली जली। आग की शिखाएं आसमान से बातें करने लगी, मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने जा रही हो। दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी। उसके लिए यह दृश्य भी असहनीय था। गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई के खूंट पर खड़ी थी। उसी वक्त किसी के गाने की आवाज़ आई, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झांका। होली अभी भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खजरी बजाकर गा रहा था, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। अंधा खड़ा हो गया। गोदावरी ने संदूक खोला, पर उसमें उसे एक पैसा मिला। नोट और रुपए थे, मगर अंधे फकीर को नोट या रुपए देने का सवाल ही न था। पैसे अगर 2-4 मिल जाते तो इस वक्त वह ज़रूर दे देती, पर वहाँ एक पैसा था, वह भी इतना घिसा हुआ कि कहार बाजार से लौटा लाया था। किसी दुकानदार ने न लिया था। अंधे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी। वह जरा देर तक पैसे को हाथ में लिए संशय में खड़ी रही, तब अंधे को बुलाया और पैसा दे दिया। अंधे ने कहा, माता जी, कुछ खाने को दीजिए, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। गोदावरी: दिन भर मांगता है तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता। अंधा: क्या करूं माता, कोई खाने को नहीं देता। गोदावरी: इस पैसे को चवन्ने लेकर खा ले। अंधा: खा लूँगा माता जी, भगवान आपको खुशी रखे, अब यहीं सोता हूँ। दूसरे दिन प्रातः कौल कांग्रेस की तरफ से एक आम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर विलायती ब्रश से दांतों पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्याली में पी, विलायती बिस्किट विलायती मक्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया, फिर विलायती सूट धारण करके विलायती सिगार मुंह में दबाकर घर से निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ फ्लावर शो देखने चले गए। गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई थी। दुराशा और पराजय की कठिन यंत्रणा की किसी कोड़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज़ अटक गई है। मिस्टर सेठ का अपने प्रभाव में लाने की उसने वह सब योजनाएं की जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव, मृदु मुस्कान और वाणी विलास को कोई असर न हुआ। खुद तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर क्या राजी होते, गोदावरी के लिए एक खद्दर की साड़ी लाने पर भी सहमत न हुए। यह तक कि गोदावरी ने उनसे कभी कोई चीज़ मांगने की कसम खा ली। क्रोध और ग्लानि ने उसकी सद्भावनाओं को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा, जब यह मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तब फिर मैं क्या इनके इशारों पर चलूं? क्यों इनकी इच्छाओं की लौड़ी बनी रहूं? मैंने इनके हाथ कुछ अपने आत्मा नहीं बेची है। अगर आज यह चोरी या गबन करें तो क्या मैं सज़ा पाऊंगी? उसी सज़ा ये खुद झेलेंगे। उसका अपराध इनके ऊपर होगा। इन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है, मुझे अपने कर्म और वचन का अख्तियार है। यह अपनी सरकार की गुलामी करें, अंग्रेज़ों की चौखट पर नाक रगड़ें, मुझे क्या गरज है?
कि उसमें उनका सहयोग करूं। जिसने आत्माभिमान नहीं, जिसने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, इसके प्रति अगर मेरे मन में भक्ति न हो तो मेरा दोस्त नहीं। यह नौकर है या गुलाम। नौकरी और गुलामी में अंतर नहीं है। नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है, वही नियम स्वामी और सेवक दोनों ही पर लागू होता है। स्वामी अगर अपमान करें, अपशब्द कहे, तो नौकर उसको सहन करने के लिए मजबूर नहीं। गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं, उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी पहले ही हो जाती है। सरकार ने इनसे कब कहा कि देसी चीज़ें न खरीदो? सरकारी टिकटों पर तो शब्द लिखे होते हैं, स्वदेशी चीज़ें खरीदो। इससे विदित है कि सरकार देसी चीज़ों का निषेध नहीं करती, फिर भी यह महाशय सुरखरू बनने की फिक्र में सरकार से भी 2 अंगुल आगे बढ़ना चाहते हैं। मिस्टर सेठ ने कुछ झेपते हुए कहा, कल ना फ्लावर शो देखने चलेगी? गोदावरी ने विरक्त मन से कहा, नहीं, बहुत अच्छा तमाशा है, मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ। मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्हें बिजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता तो भी वह इतने बदहवास न होते। आंखें फड़फड़ा कर बोले, तुम कांग्रेस की जलसे में जाओगी? हाँ, जरूर जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मेरे धर्म नहीं कि तुम्हारे हर एक आज्ञा का पालन करूं। मिस्टर सेठ ने आंखों में विष भरकर कहा, नतीजा बुरा होगा। गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोल कर बोली, इसकी चिंता नहीं, तुम किसी के ईश्वर नहीं हो। मिस्टर सेठ शुभ गर्म पड़े, धमकियां दी, आखिर मुंह फेर कर लेटे रहे। प्रातःकाल फ्लावर शो जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ न कहा। तो कई हजार मर्दों और औरतों का जमावा था। मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे। गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहां और स्त्रियां जमा थीं और देखने लगी कि लोग क्या देते हैं। अधिकांश लोग 2-4 आना ही दे रहे थे। वहां ऐसा धनवान नहीं था कोई। उसने अपनी जेब टटोली तो 1 रुपया निकला। उसने समझा यह काफ़ी है। इसी इंतजार में थी कि झोली सामने आवे तो उसमें डाल दूं। सहसा वही अंधा लड़का जिसे कि उसने पैसा दिया था न जाने किधर से आ गया और ज्यों ही चंदे को झोली उसके सामने पहुंची, उसने उसमें कुछ डाल दिया। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गई। सबको कौतूहल हो रहा था कि अंधा ने क्या दिया। कहीं एक आध पैसा मिल गया होगा। दिन भर गला फाड़ता है, तब भी तो उस बेचारे को रोटी नहीं मिलती। अगर यही गाना पिरसवाज और साज के साथ बजाता तो महफिल में होते तो रुपए बरसते, लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे को कौन परवाह करता है। झोली में पैसा डालकर अंधा वहाँ से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा, वतन की देखिए तकदीरें कब बदलती है। सभापति ने कहा, मित्रों देखिए, यह वह पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का उस झोली में डाल गया। मेरी आंखों में इस एक पैसे की कीमत किसी अमीर के 1000 रुपये से कम नहीं। शायद यही इस गरीब की सारी बिसात होगी। जब ऐसे गरीबों की सहानुभूति हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय में संदेह नहीं। मालूम होता है हमारे यहाँ कोई इतने फ़कीर दिखाई देता है, या तो इसलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता या दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण यह अब इस योग्य ही नहीं रह गए कि कुछ काम करें। यह भिक्षावृत्ति ने इनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं छोड़ी। स्वराज्य की सेवा इन गरीबों का अब उद्धार कौन कर सकता है। देखिए वह गा रहा है, वतन की देखिए तकदीरें कब बदलती है। इस पीड़ित हृदय में कितना उत्सर्ग। क्या अब भी कोई संदेह कर सकता है कि हम किसकी आवाज़ हैं। पैसा ऊपर उठाकर आप में कौन
इस रत्न को खरीद सकता है। गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई, क्या वह वही तो पैसा नहीं जो रात मैंने उसे दिया था? क्या उसने सचमुच रात को कुछ नहीं खाया? उसने जाकर समीप से पैसा को देखा जो मेज पर रख दिया गया था। उसका हृदय धक से हो गया। यह वही घिसा हुआ पैसा था। उस अंधे की दिशा, उसके त्याग का स्मरण करके गोदावरी अनुरुक्त हो उठी। कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे आप यह पैसा दे दीजिए, मैं 5 रुपये दूंगी। सभापति ने कहा, एक बहन इस पैसे की दाम 5 रुपये दे रही है। दूसरी आवाज़ आया 10 रुपये, तीसरी आवाज़ आया 20 रुपये। गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा। उसके मुख पर आत्माभिमान झलक रहा था, मानो कह रहा हो कि मैं यहाँ कौन हूँ जो मेरी बराबरी कर सके। गोदावरी के मन में स्पर्धा का भाव जाग उठा। चाहे कुछ हो जाए, इसके हाथ में यह पैसा न जाए। समझता है इसने 20 रुपये क्या कह दिया, सारे संसार का मोल ले लिया। गोदावरी ने कहा 40 रुपये। उस पुरुष ने तुरंत कहा 50 रुपये। हजारों आंखें गोदावरी की ओर उठ गई, मानो कह रही हो, अब कि आप ही हमारी लाज रखिए। गोदावरी ने उस आदमी की ओर देखकर धमकी भरी स्वर में कहा 100 रुपये। धनी आदमी ने तुरंत कहा 120 रुपये। लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। समझ गए इसी के हाथ विजय रही। निराश आंखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे, मगर ज्यों ही गोदावरी के मुंह से निकला 150, मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजय पर मतवाले हो गए हों। उस आदमी ने फिर कहा 250 रुपये। गोदावरी बोली 200 रुपये। फिर चारों तरफ तालियां पड़ी। प्रतिद्वंदी ने अब मैदान से हट जाना ही अपने कुशल समझा। गोदावरी विजय के गर्भ पर नम्रता का पर्दा डाले हुए खड़ी थी और हजारों शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थी। जब लोगों को मालूम हुआ कि यह देवी मिस्टर सेठ की बीवी है, तो उन्हें ईर्ष्यामय आनंद के साथ उस पर दया भी आई। मिस्टर सेठ अभी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलिस अफसर ने उन्हें यह घातक संवाद सुनाया। मिस्टर सेठ सकते में पड़ गए, मानो सारे देह शून्य पड़ गया हो। फिर दोनों मुठ्ठियां बांध लिए, दांत पीसे, ओंठ चबाए और उसी वक्त घर के लिए निकल पड़े। उनकी मोटरसाइकिल कभी इतनी तेज न चली थी। घर में कदम रखते ही उन्होंने चिंगारियों भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरे मुंह पर कालिख पुतवाना चाहती ही हो? गोदावरी ने शांत भाव से कहा, कुछ मुंह से भी तो कहो, गालियां ही देते जाओगे। तुम्हारे मुंह में कालिख लगेगी तो मेरे मुंह में नहीं लगेगी। तुम्हारी जड़ खुदेगी तो क्या मेरी दूसरा कौन सहारा है? मिस्टर सेठ, सारे शहर में तूफान मचा हुआ है, तुमने मेरे लिए रुपए दिए क्यों? गोदावरी ने उसे शांत भाव से कहा, इसलिए कि मैं उसे अपना ही रुपए समझती हूँ। मिस्टर सेठ दांत किटकिटा कर बोले, हरगिज़ नहीं, तुम्हारे मेरा रुपए खर्च करने का कोई हक नहीं है। गोदावरी, बिल्कुल गलत। तुम्हारे खर्च करने का तुम्हें जितना अख्तियार है उतना ही मुझको भी है। हाँ, जब तलाक के कानून पास करा लोगे तो यह तलाक दे दोगे तो यह हक भी नहीं रहेगा। मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतने जोर से मेज पर फेंका कि लुढ़कते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा और बोले, मुझे तुम्हारी अक्ल पर अफसोस होता है। जानती हो तुम्हारी इस उद्दंडता का क्या नतीजा होगा? मुझसे जवाब तलब होगा। बतलाओ, क्या मैं जवाब दूंगा? जब यह जाहिर है कि कांग्रेस सरकार से दुश्मनी चल रही है तो कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करनी है। तुमने तो नहीं की कांग्रेस की मदद, तुमने तो की। इसकी सज़ा मुझे मिलेगी या तुम्हें? अगर मैं चोरी करूं तो क्या तुम जेल जाओगे? चोरी की बात अलग है और यह बात और। तो क्या कांग्रेस की मदद करना चोरी या डाके से भी बुरी है? हाँ, सरकारी नौकरी के लिए चोरी या डाके से भी बुरा है यह। मैंने यह नहीं समझा था। अगर तुमने यह नहीं समझा था तो तुम्हारी यह बुद्धि का भ्रम है। रोज़ अखबारों में देखती हो, फिर भी मुझसे पूछती हो। एक कांग्रेस का आदमी प्लेटफॉर्म पर बोलने खड़ा होता है तो 30 से भी ज़्यादा सादे कपड़े वाले पुलिस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं। कांग्रेस के सरगने के पीछे कई कई मुखाबिर लगा दिए जाते हैं जिनका यही काम होता है कि उन पर कड़ी निगाह रखें। चोरों के साथ तो इतनी सख्ती कभी नहीं की जाती।
इसलिए हजारों चोरियां और डाके और खून रोज हो रहे हैं। किसी का कुछ पता नहीं चलता, न पुलिस इसकी परवाह करती है। मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीति की गंध आ जाती है, फिर देखो पुलिस की मुस्तैदी, इंस्पेक्टर जनरल से लेकर कांस्टेबल तक एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। सरकार के चोरों से भय नहीं, चोर सरकार का चोट नहीं करता। कांग्रेस सरकार के अख्तियार पर हमला करती है, इसलिए सरकार भी अपनी रक्षा के लिए अपने अख्तियार से काम लेती है। यह तो प्रकृति का नियम है। मिस्टर सेठ आज दफ्तर चले तो उनके कदम पीछे रह जाते थे। न जाने आज वहाँ क्या हाल हो। रोज की तरह दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने चपरासियों को डांटा नहीं, क्लर्कों पर रोब नहीं जमाया, चुपके से जाकर कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा मालूम होता था कि कोई तलवार सिर पर लटक रहा हो। साहब की मोटर की आवाज़ सुनते ही उनके प्राण सूख गए। रोज वह अपने कमरे में बैठे रहते थे। जब साहब आकर बैठ जाते थे तब आधे घंटे बाद मिलने चले जाते थे। आज वो बरामदे में खड़े थे। साहब उतरे तो झुककर उन्होंने सलाम किया, मगर साहब ने मुंह फेर लिया। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया। साहब कमरे में गए तो सेठ साहब ने पंखा खोल दिया, मगर जान सूखी जाती थी। देखें कब सिर पर तलवार गिरती है। साहब ज्यों ही कुर्सी पर बैठे, सेठ ने लपक कर सिगार केस और दिया सलाई मेज पर रख दिया। एकाएक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान फट गया हो। साहब गरज रहे थे, तुम दगाबाज आदमी हो। सेठ ने इस तरफ साहब की तरफ देखा जैसे उसको कुछ मालूम ही ना हो। साहब ने फिर गरज कर कहा, तुम दगाबाज आदमी हो। मिस्टर सेठ का खून गर्म हो उठा। बोले, मेरा तो ख्याल कीजिए, मुझसे बड़ा राजभक्त इस देश में कोई ना होगा। साहब, तुम नमक हराम आदमी हो। मिस्टर सेठ के चेहरे पर सुर्खी आई। आप व्यर्थ ही अपना जबान खराब कर रहे हैं। साहब, तुम शैतान आदमी हो। मिस्टर सेठ की आंखों में सुर्खी आई। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसी बात सुनने की मुझे आदत नहीं है। साहब, चुप रहो यू ब्लडी। तुमको सरकार 500 रुपये इसलिए नहीं देती कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस को चंदा दिलवाओ। तुमको इसलिए सरकार रुपये नहीं देता। मिस्टर सेठ को अपनी सफाई देने का अवसर मिला। बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपए दिए हैं। मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया था जहाँ मिस फ्रॉक का गुलदस्ता 5 रुपये में लिया। वहाँ से लौटा तो मुझे यह खबर मिली। साहब, ओह, तुम हमको बेवकूफ़ बनाता है। यह बात अग्निशिला की भांति ज्यों ही साहब के मस्तिष्क में घुसा, उनके मिजाज का पारा उबल कर दर्जे तक पहुँच गया। किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल कि उन्हें बेवकूफ़ बनाए। वह जो हिंदुस्तानी का बादशाह है, जिनके पास बड़े बड़े तालुकेदार सलाम करने आते हैं, जिनके नौकरों के बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं, उन्हीं को कोई बेवकूफ़ बनाए। उसके लिए यह असहनीय था। रूल उठाकर दौड़ा। लेकिन मिस्टर सेठ भी मजबूत आदमी थे। यूँ वो हर तरफ से खुशामदी किया करते थे, लेकिन यह अपमान उनको स्वीकार न हो सका। उन्होंने रूल को तो एक हाथ पर ले लिया और एक डग आगे बढ़ाकर ऐसा घुसा साहब के मुंह पर रसीद किया कि साहब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह इस मिष्टी प्रहार के लिए तैयार न था। उन्हें कई बार इसका अनुभव हो चुका था कि नेटिव बहुत शांत, दब्बू और गमखोर होता है। विशेषकर साहबों के सामने तो उनकी जबान तक नहीं खुलती। कुर्सी पर बैठकर नाक का खून पोंछने लगा। फिर मिस्टर सेठ के उलझने की उसकी हिम्मत न पड़ी, मगर दिल में सोच रहा था, इसे कैसे नीचा दिखाऊं। मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थिति पर विचार करने लगे। उन्हें बिल्कुल खेद न था, बल्कि वह अपने साहस पर प्रसन्न थे। उसकी बदमाशी तो देखो कि मुझ पर रूल चला दिया। जितना दबता था उतना ही दबाया जाता था। मैं म्यारों के लिए घूमा करती थी, उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। मुझसे शेर बन गया। अब दौड़ेगा कमिश्नर के पास, मुझे बर्खास्त कराए बगैर न छोड़ेगा। यह सब कुछ तो गोदावरी के कारण हो रहा है। बेइज्जती तो हो ही गई, अब रोटियों का भी मोहताज होना पड़ा। उन्होंने तुरंत एक इस्तीफा लिखा और साहब के पास भेज दिया। साहब ने उस पर लिख दिया, बर्खास्त। दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुंह लटकाए हुए घर पहुंचे तो गोदावरी ने पूछा, आज जल्दी आ गए?
मिस्टर सेठ दहकती हुई आंखों से देखकर बोले, जिस बात पर लगी थी वह हो गई। मिस्टर सेठ दहकते हुए आंखों से देखकर बोले, जिस बात का डर था वही हुआ, अब रो, सिर पर हाथ रख के। गोदावरी, बात क्या हुई, कुछ तो बोलो। सेठ, बात क्या हुई? उसने आंखें दिखाई और रूल फेंका। मैंने चाटा जमाया और इस्तीफा देकर चला आया। गोदावरी, इस्तीफा देने की क्या जल्दी थी? सेठ, तो और क्या, सिर का बाल नुचवाता? तुम्हारा यही हाल है तो आज नहीं कल यह होना ही था। गोदावरी, खैर जो हुआ अच्छा हुआ, आज से तुम भी कांग्रेस में शरीक हो जाओ। सेठ ने ओठ चबाकर कहा, लज्जा तो आएगी नहीं, घाव पर नमक छिड़कती हो। गोदावरी, लजाऊं क्यों, मैं तो खुश हूँ, तुम्हारी बेड़ियाँ कट गई। सेठ, आखिर कुछ सोची हो, काम कैसे चलेगा? गोदावरी, सब सोच लिया है, मैं सब कुछ चलाकर दिखा दूंगी। हाँ, मैं जो कुछ कहूँ वह तुम किए जाना। अब तक मैं तुम्हारे इशारे पर चलती थी, अब से तुम मेरे इशारे पर चलना। मैं तुमसे किसी भी बात की शिकायत न करती थी। तुम जो खिलाते वो मैं खाती, जो तुम पहनाते वो मैं पहनती, महल में रखते महल में रहती, झोपड़ी में रखते झोपड़ी में रहती। उसी तरह तुम भी रहना, जो काम करने को कहूँ वह करना, फिर देखो कैसे काम नहीं चलता है। बड़कपन सूट बूट और ठाट बाट में नहीं है, जिसमें आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है। आज तक तुम मेरे पति थे, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। सेठ जी उसकी ओर स्नेह भरी आंखों से देखकर हंस पड़े।